नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, अलग अलग सर्कुलर्स को, जीआरस को और जजमेंट्स, ऑर्डर्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंट कंट्रोल रूल्स, जो अभी रिसेंट बहुत ही चर्चा में है कि गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये लाया हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने अपने स्टेट्स में लाना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी हमारे पास में कैसा है ना कि मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021 हमारे पास में ऑलरेडी है एंड बेस्ड ऑन दैट अलग अलग स्टेट्स में जो जैसे अपने रेंट कंट्रोल एक्ट की इस प्रोविजन को उन्होंने लागू किया हुआ है। अब इसी में रूल्स में बदलाव लाया जा सकता है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इनफॉर्मली जो रेंट कंट्रोल जो सेक्टर है, ये टेनेंसी सेक्टर है, ये बहुत ही इनफॉर्मली मैनेजमेंट इसकी चल रही थी, कोई रेगुलेशन नहीं था। काफी उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, आर्बिट्रेरीनेस इसमें थी, तो जिसका जो मन कर रहा था वैसे कर रहा था। कभी टेनेंट भाग जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, या कभी जो ओनर है वो मन चाहे कभी उसको टर्मिनेट कर रहा है, एविक्शन उसका करा रहा है, ठीक है, या फिर टेनेंट के परमिशन के बिना लॉकआउट कर दे रहा है, या वाटर सप्लाई बंद कर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को बंद करवाया जा रहा है, या टेनेंट ही पकड़ में नहीं आ रहा है, बिना रेंट दिए महीनों वो निकल लेता है। तो बहुत सारी ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से ये होम रेंट रूल्स 2025 को लाने की जरूरत थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी लाई हुई है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग मॉडर्न टेनेंसी एक्ट। और मॉडर्न टेनेंसी एक्ट है 2021 का, ठीक है। एम क्या है कि रेंटल जो मार्केट है उसे रेगुलराइज और उसे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इसमें इश्यूज काफी हो रहे थे और सिविल कोर्ट में जाके पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी बढ़ रहे थे। तो इसलिए इसको, और केसेस ऐसे लंबे टाइम तक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल तक भी चल रहे, उसके वो कंटिन्यू हो रहे थे। तो ऐसी चीजें फर्दर नहीं हो, तो इसलिए ये करने की जरूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एंड से नोटिफिकेशन, सर्कुलर या जीआर निकालना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स में जो चेंजेस किए हुए, इस रूल्स को अपने स्टेट में लाना पड़ेगा। तो पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द टेनेंट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन टेनेंट्स का नहीं होना चाहिए, और लैंडलॉर्ड्स को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और लीगली थोड़ा सा वो साउंड हो जाएंगे। जब कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, जब ट्राइब्यूनल में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों एंड से दोनों के पास में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 है, और बाकी जो है महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948 है, जो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है। मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में जो चेंजेस, जो रूल्स जो लाए हुए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, की प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है 2025 के, उसमें की चेंजेस क्या है। टेनेंसी एग्रीमेंट को डिजिटली साइन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मली जब आपने टेनेंसी एग्रीमेंट बना दिया, उसे डिजिटली साइन करना पड़ेगा, और 60 डेज के अंदर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपके लोकल रेंट अथॉरिटी होगा या सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहां जाके आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां जाके आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको 5,000 रुपए के फाइन भी हो सकता है। एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन दी आधार के ऊपर, जिसके अंदर आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका एड्रेस भी है, मतलब यू आर ट्रेसेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भाग जा रहा है या वो भाग जा रहा है, या एक दूसरे को किसी तरीके से परेशान कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे सेट हो रही है, ठीक है। वर्बल और इनफॉर्मल जो एग्रीमेंट ऐसे था कि अच्छा ठीक है आप 11 महीने के लिए रह लो, ठीक है आप 2 साल के लिए यूज कर लो, ठीक है, या इनफॉर्मली ठीक है आप कंटिन्यू करो, 11 महीने का कर लिया, फिर उसके बाद वो रेंटल एग्रीमेंट तो कर लिया था, बट उसके बाद आपने फिर किया नहीं, और वैसे वो कंटिन्यू हो रहा है भाईबंदी पे। तो ये सारी चीजें अभी नहीं चलेगी, ये लीगली अभी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगली वैलिड। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह है तो पहले क्या था, सिक्योरिटी
डिपॉजिट जो था, जिसका जितना मन करता था बोले अच्छा ठीक है आप 50,000 रुपये भर दो, ठीक है आप 1 लाख रुपए भर दो, ठीक है आप 5 महीने का भर दो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो टेनेंट इतना जो अमाउंट जो भर देता था, अब उसको लेके लैंडलॉर्ड उसे क्या करता है वो तो उसका हेडेक है। हो सकता है वो एफडी कर लेता होगा, उससे उसे फिक्स्ड इनकम आ रहा होगा, या फिर किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर लेता होगा। मगर टेनेंट की साइड से अगर देखा जाए, उसको ज्यादा अमाउंट, मतलब उसकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ गई थी, उसको ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा था। अब इस केस में अगर हम देखेंगे कि होम रेंट रूल्स 2025 के हिसाब से अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम आप 6 महीने का ही रेंट कलेक्ट कर सकते हो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 2 महीने का मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हो। रेसिडेंशियल 2 महीना, कमर्शियल 6 महीना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज है कमर्शियल वालों का, जिनका ऑफिसेस है, जिनके शॉप्स है, तो उनके पास 6 महीने की एडिशनल जो ये अमाउंट है रेंट का वैल्यू का, ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ये ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे इनका एडवांटेज साइड है। तो स्पेशलाइज्ड रेंट कोर्ट्स वगैरह एंड ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी सेटअप होंगे। पहले जैसे सारे जाके केसेस डंप होके वहां पे लंबे टाइम तक पड़े रहे और उसको निपटाते टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अभी स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स भी होंगे या फिर रेंट कोर्ट्स होंगे, जहां पे जैसे छोटी छोटी चीजें या बड़ी चीजें कि आप घर खाली आप किसी को भी करा दिया, कभी आपने करा दिया और टेनेंट जो है वो परेशान है, उसके पास अभी एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो वहां पे जाके रेंट कोर्ट में या रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, या अपने पैसे अगर टेनेंट ने टाइम से नहीं भरे, ठीक है, या फिर डिपॉजिट को रिफंड नहीं कर रहे हो आप। जनरली क्या होता है कि लैंडलॉर्ड जब आप घर खाली करते हो, लैंडलॉर्ड बोलना शुरू कर देता है, अरे देखो यहाँ पे, ये देखो मेरा 4 टाइल्स चले गए, देखो ये दरवाजे में यहाँ पे रिपेयर करने के लिए, देखो मेरा फैन खराब हो गया, देखो यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत सारे पैसे उसमें से काट लेता है, या पूरा का पूरा पैसा ही रिटर्न नहीं करता है। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। इनफॉर्मल अभी कोई चीज नहीं होगी। दिस हैज टू नो कि ये मैटर पहुंचेगा कहां पे, ट्रिब्यूनल में पहुंचेगा, रेंट ट्रिब्यूनल में या रेंट कोर्ट में पहुंच जाएगा। और टेनेंट के लिए अभी पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं, मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, ऑप्शनल नहीं होगा। अब जब मेंटेनेंस की बात हो रही है तो टेनेंट जो माइनर छोटी छोटी चीजें हैं, कोई टैप में जैसे कोई छोटा सा कोई रिपेयर करना होगा, या कोई छोटा सा टाइल में कहीं पे कुछ रिपेयर करना होगा, या कहीं पे दीवार का छोटा सा कहीं पे कोई कलर निकल गया, या बहुत छोटी छोटी चीजें, या लॉक में थोड़ा सा कोई इश्यू हो गया है, तो ये सब चीजें भाई ये सब खुद कर लिया करो, ठीक है। ये अपकीप रखना ये टेनेंट का काम है, ये तुम्हारे परवी के अंदर आता है। मगर जहां पे बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, मेजर जैसे स्ट्रक्चरल रिपेयर्स की बात है, पूरी घर की पेंटिंग करने की बात है, पूरा का पूरा दरवाजा चेंजेस करने की बात है, ठीक है, पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेंजेस करने की बात है, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं दैट विल बी इन द परव्यू ऑफ द जो ओनर ऑफ द हाउस होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा। और अगर आप टेनेंट से परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप मॉडल टेनेंसी एक्ट देखोगे उसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है कि माइनर रिपेयर्स क्या है, मेजर रिपेयर्स क्या है, क्या लैंडलॉर्ड करेगा और क्या टेनेंट करेगा, वहां पे वेल डिफाइंड है। कुछ भी हो जाए, अगर टेनेंट से आप परेशान भी हो तो आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी और आप उसके पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी वो रेंट को बढ़ा नहीं सकता है, उसे एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, और कम से कम 90 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि मैं रेंट बढ़ाने जा रहा हूं, और वो भी रिटर्न में देना पड़ेगा। अदरवाइज उस रेंट को आप नहीं बढ़ा सकते हो। अननेसेसरीली मैटर रेंट ट्रिब्यूनल या रेंट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। एंड लैंडलॉर्ड्स कैन नॉट एविक्ट द टेनेंट विदाउट ए वैलिड रीजन। आपको टेनेंट का चेहरा पसंद नहीं है, या उसके काम करने का तौर तरीके पसंद नहीं है, या उसके बिहेवियर पसंद नहीं है, ऐसे कंडीशन में ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप उसको
जब चाहे तब निकाल दो। 1.5 महीने हुए, 3 महीने हुए, अच्छा ठीक है चल तो मेरे घर से निकल जा, हो गया तेरा टाइम पूरा, निकल जा, तेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या कर लेगा मेरा। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे बोला कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे नहीं होगा। अब इस केसेस में ये मैटर चला जाएगा रेंट कोर्ट में या रेंट ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो आपके पास में वैलिड रीजन होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस थ्रू दी रेंट कोर्ट या रेंट ट्राइब्यूनल फॉलो करना पड़ेगा। कैसे भी अपने पर्सनल रीजन के वजह से आप टेनेंट को एविक्शन नहीं कर सकते हो। इसके लिए ऑर्डर ऑफ दी रेंट ट्राइब्यूनल लगेगा, तभी चीजें हो सकते हैं। पर्सनल डिमांड ऑफ द लैंडलॉर्ड से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। फिर अगर आपकी 5,000 से ज्यादा अगर आपकी रेंट है तो प्रेफरेबली वो सब चीजें आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। और डिजिटली अगर आप जब जैसे करते हो, इससे क्या ट्रांसपेरेंसी होगी और ट्रांजेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स रहेगा। जब आप कोर्ट में जाते हो तो यही चीजें काम में आएंगी जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो डिजिटली आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यही एज एन एविडेंस काम में आएगी। तो हालांकि यहाँ पे प्रेफरेबली टर्म यूज किया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे एरिया क्रिएट हो सकता है, बट 5,000 से ज्यादा अगर है तो आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा करोगे, ऐसे प्रावधान है। रिपेयर्स की ऑलरेडी हमने बात की। कैसा है कि अगर जो रिपेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी है, तो लैंडलॉर्ड को बता दिया जाएगा और लैंडलॉर्ड को 30 दिन के अंदर भाई साहब करके देना ही है। और अगर लैंडलॉर्ड 30 दिन के अंदर नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, फिर वो टेनेंट 30 दिन के बाद खुद ही करा लेगा और जितना पैसा होगा उसका जो चार्जेस है तो वो जो आपका रेंट वो दे रहा है उसमें से वो डिडक्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड दैट टेनेंट जब ये काम करा रहे हैं उसके पास में प्रॉपर एक बिल वगैरह इनवॉइस वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने प्लम्बर को बुला लिया, आपने 5,000 रुपए का काम करा लिया, बहुत दिन से टैप खराब है, पानी नहीं आ रहा है, पानी के इश्यूज हो रहे हैं, या मीटर घर में ब्रेकर खराब हो गया या मीटर का कोई इश्यूज हो गए और आप एज ए लैंडलॉर्ड करा नहीं रहे हो, तो फाइनली वो कराएगा 30 दिन के बाद और उतना उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द रेंट दैट इज गिवन टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। और कैसा होता है ना कि जैसे ये तो मेरा घर है, मैं कब चाहूं जब चाहूं घूम के आ जाऊं, जब चाहूं वहां पे रेंटी के घर में, टेनेंट के घर में पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अभी ये जो रूल्स लाए गए हैं इसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर रिटन नोटिस देना पड़ेगा और एक रीजनेबल टाइम में, ठीक ठाक टाइम में, कन्वीनियंट टाइम में ही आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब चाहे आप उसके घर में थमक गए, रेंटी के घर में, टेनेंट के घर में। अब यहाँ पे रिटन नोटिस का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं कि आप लेटर लिख के पत्र व्यवहार करते रहोगे, ठीक है मैं 1-2 दिन बाद आ रहा हूँ, ऐसे नहीं, बट जितनी समझ आ रही है इसके हिसाब से आप उसे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या किसी तरीके से आप उसे बताओगे जो एक फॉर्मली रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि जब चाहे आप उसके घर में पहुंच जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे इनकम टैक्स की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेते हैं, वहां पे उनको 50,000 से ज्यादा भी इनकम होता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख भी उनके रेंट्स आते हैं, करोड़ों में भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ये 50,000 से ज्यादा है मंथली आपकी इनकम फ्रॉम द रेंट, उस केस में टीडीएस की कंप्लायंस अंडर सेक्शन 194(1)(b) (i)(b) आपका करना जरूरी होगा। मतलब टीडीएस की जो लिमिट बिठाई गई है वो 50,000 पर मंथ है और साल का 6 लाख रुपए यहाँ पे बिठाया जा रहा है। और जहाँ पे इनकम टैक्स फाइलिंग की बात हो रही है
तो वहां पे रेंटल इनकम के लिए एक प्रोविजन होगा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 28, तो वो प्रोविजन के हिसाब से भी टैक्स फाइलिंग में देखना पड़ेगा। एग्जेम्पशन हैज बीन नाउ इंक्रीज टू 6 लाख पर ईयर। ठीक है, तो ये हमने एक मोटा मोटी हमने डिस्कस किया कि रेंट कंट्रोल रूल्स 2025 क्या है, इसके हिसाब से कितना ये लैंडलॉर्ड के लिए बेटर रहेगा और कितना ये टेनेंट के लिए बेटर रहेगा, और आगे कैसी लायबिलिटी सेट हो जाएंगी और कैसे आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, रेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड द टेनेंसी डिस्प्यूट इंक्लूडिंग एविक्शन वगैरह 60 दिन के अंदर, ठीक है, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके 2 महीना 4 महीना 6 महीना पड़ा हुआ है, रेंटी और टेनेंट जो आप बोलते हो वो भी भाग रहा है या फिर लैंडलॉर्ड भी भाग रहा है और केसेस की पेंडेंसी हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। 60 डेज के अंदर ही आपको केस फाइलिंग करने के 60 डेज के अंदर रेंट ट्राइब्यूनल या रेंट कोर्ट को उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा, उसमें हियरिंग करना ही पड़ेगा और जजमेंट देना पड़ेगा। तो काफी कुछ इसमें ऐसे दिख रहा है कि रेंट लैंडलॉर्ड के लिए भी ठीक ही है, जहां पे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम रेंट अगर नहीं मिल रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट हो रहा है, कोर्ट जाना पड़ेगा, वैसी चीजों की बात कर रहे हैं, एविक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेंटी जो है वो खाली कर ही नहीं रहा है, ना वो पैसा ही दे रहा है और ना वो उस रूम को खाली कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हेल्पफुल हो सकते हैं। बट जहां पे डिपॉजिट रिफंड की बात कर लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रख लेना, अनवांटेडली काट लेना, तो ऐसे केसेस में हो सकता है ये रेंटी जो है, ये टेनेंट जो है, उनके लिए एडवांटेज हो सकता है। या 11 महीने से पहले बेटर ऑफर अगर लैंडलॉर्ड को मिल रहा है, अभी आप 20,000 दे रहे हो और उसको 23, 24, 25,000 के भी ऑफर आ रहे हैं कि हम आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए दे सकते हैं रेंट, तो ये उसको एविक्ट कराना चाहता है, 1 महीने का नोटिस भी नहीं देता है या ऐसे ही उसे निकालने की कोशिश करता है। तो ये जो मेंटल एगोनी होता है, तो इस केस में एक टेनेंट के लिए एक सेफर साइड है कि आप दोनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पे उसकी डिसीजन होगी। या सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे रिटर्न नहीं हो रहा है, तो टेनेंट के लिए बेटर है कि ये फॉर्मली जब डॉक्यूमेंटेड है तो वैसे करना ही पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी, इसके साइड में भी पॉजिटिव है, उसके साइड में भी पॉजिटिव है, बट इसमें एक चीज ऐसे भी हो सकता है, नेगेटिव ऐसा हो सकता है कि चीजें कोर्ट में जाना, रेंट कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाना, केसेस बढ़ भी सकते हैं, छोटी छोटी चीजें कोर्ट में जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसके हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स देख सकते हैं। बाकी ये तो टाइम के हिसाब से पता चलेगा कि इसका कितना एडवांटेज मिल रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है, मगर ओवरऑल लैंडलॉर्ड के लिए, टेनेंट के लिए ये शायद अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट के प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।